हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे आपेक्षिक घनत्व क्या होता है और उस पर आधारित जितने भी प्रश्न है, कॉन्सेप्ट है, सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों इससे पहले घनत्व क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, उस सब चीज़ को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपेक्षिक घनत्व होता क्या है। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है जल के घनत्व के तुलना में कितना है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो इसका सिंपल नियम हो जाएगा, जे आप किसी भी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व निकाल रहे हैं उसका मतलब हो गया वो पानी के घनत्व के तुलना में उसका कितना घनत्व है। इसके लिए किसी भी पदार्थ का अगर आपको आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो कुछ नहीं करना है, उस वस्तु के घनत्व में पानी का जो घनत्व होता है उससे आप भागा कर दीजिए तो आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। पानी का घनत्व निश्चित होता है 1 ग्राम पर ml होता है, और वस्तु का घनत्व अगर पता करना है और वस्तु के घनत्व में पानी के घनत्व से भागा कर दीजिएगा तो उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व पता चल जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात होता है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। और आपेक्षिक घनत्व को हम लोग विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं। आपेक्षिक घनत्व केवल एक मात्रकहीन संख्या है जो आपको ऊपर बता चुके हैं, जो बतलाती है कि कोई वस्तु जो होता है जल के तुलना में कितना गुना घना है। तो आपेक्षिक घनत्व का मतलब ही हो गया कोई वस्तु जल के तुलना में कितना घना है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। दोस्तों आपको बता चुके हैं पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है और इसके बाद पानी का घनत्व घटने लगता है, ठीक है। ताप बढ़ेगा तो पानी का घनत्व क्या होगा, घटने लगेगा, 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। उसके बाद आपेक्षिक घनत्व को दोस्तों हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं, और पानी का घनत्व कितना होता है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 1 ग्राम प्रति ml होता है, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ml और सेंटीमीटर क्यूब दोनों बराबर होता है। 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, अब पानी का घनत्व कितना होगा 1 ग्राम पर ml, तो किसी वस्तु का घनत्व अगर 1 ग्राम पर ml से अधिक होगा तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगा, जबकि वस्तु का अगर घनत्व 1 ग्राम पर ml से कम होगा तो वो पानी में क्या होगा, तैरेगा। और किसी वस्तु का घनत्व जो है 1 ग्राम पर ml के बराबर होगा तो वस्तु जो होगा आंशिक रूप से तैरेगा, मतलब आधा वो तैरेगा और आधा क्या होगा, डूबा रहेगा। तो वही यहाँ पे इस चीज़ को हम लिख दिए, आपेक्षिक घनत्व अगर वस्तु का 1 से कम है तो वो पदार्थ क्या होगा, पानी में तैरेगा, जबकि आपेक्षिक घनत्व अगर पदार्थ का 1 से अधिक है तो पानी में वो डूब जाएगा, ठीक है। और आपेक्षिक घनत्व 1 है तो वो क्या होगा, पदार्थ आंशिक रूप से तैरेगा, ठीक है दोस्तों। तो जिस पदार्थ का घनत्व जितना अधिक होगा इसका मतलब है वो पानी से उतना ही घना होगा, जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा, आपेक्षिक घनत्व कम होगा, इसका मतलब हो गया वो पानी से उतना ही क्या होगा, कम घना होगा। कुछ नियम और उदाहरण आपको याद रखना है जिस पे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों समुद्र में जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बर्फ का टुकड़ा का अधिकतर भाग जो होगा पानी में होगा और कुछ ही भाग ऊपर दिखेगा। 1/10वां भाग जो होता है दोस्तों बर्फ का वो पानी के ऊपर दिखेगा, जबकि 9/10 भाग पानी के नीचे दिखेगा। मिट्टी तेल जिसको किरोसिन ऑयल भी बोलते हैं, उसका घनत्व पानी से काफ़ी कम होता है, इसीलिए पानी और तेल को मिलाइएगा, मतलब मिट्टी तेल को और पानी को मिलाएगा तो मिट्टी तेल हमेशा पानी के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका घनत्व पानी के तुलना में कम होता है। उसके बाद यदि किसी पानी से भरे बर्तन में बर्फ तैर रही है, किसी बर्तन में बर्फ है, अगर बर्फ पिघलेगा तो पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं पानी जितना डूबा है, पानी का जितना भार है उतना ही वो पानी को क्या करेगा, हटाएगा, इसीलिए वो पिघलने के बाद भी पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, आप जानते ही होंगे। समुद्र के जल में क्या होता है, नमक होता है, और नमक घुलने से समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो समुद्र में प्राकृतिक रूप से नमक होता है, इसीलिए उसका जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और नदी का जल में कोई नमक होता नहीं है, इसीलिए नदी का जो जल होता है उसका घनत्व कम होता है, ठीक है।
इसीलिए दोस्तों समुद्र में तैरना आसान होता है जबकि नदी में तैरना आसान नहीं होता है। अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है, समुद्र में नमक अधिक है जिसको खारे पानी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके वजह से उसका घनत्व अधिक है। इसीलिए जब जहाज नदी से समुद्र में जाएगा तो समुद्र में थोड़ा उड़ जाएगा क्योंकि उसका घनत्व अधिक है और जिसके वजह से प्लावन बल भी बढ़ जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे लोहे का गोला का घनत्व पारद की तुलना में कम होता है। तो पारद और लोहा को तुलना कीजिएगा तो गोला जो होगा लोहे का पारद की तुलना में उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो मरकरी में मतलब पारद में क्या होगा, तैरेगा। जबकि लोहा का जो घनत्व है पानी से अधिक है इसलिए वो पानी में डूब जाएगा। अगला है जल का अधिकतम जो घनत्व होता है 4 डिग्री पर होता है, ठीक है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा, इसीलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी वस्तु को अगर डालिएगा पानी में तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व बहुत ही कम हो जाता है। अगला है लोहे का अगर सुई बनाते हैं तो वो पानी में डूब जाएगा, जबकि लोहा से अगर आप जहाज बनाते हो वो पानी में तैरता है। दोस्तों लोहे से जो जहाज बनता है, नाव बनता है, वो अधिक पानी को हटा पाता है, जबकि सुई जो है अपने भार से अधिक पानी को नहीं हटा पाता है, इसीलिए सुई जो होता है डूब जाएगा, जबकि लोहा का नाव जो होगा तैरेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है बादल जो होते हैं वो वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो बादल का जो घनत्व होता है हवा से कम होता है, वायुमंडल से कम होता है, इसीलिए बादल जो होते हैं वो तैरते हैं। अब उन पे आधारित प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा अगर बदलते हैं तो घनत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन होता है। 4 डिग्री जोड़ दीजिए 277 केल्विन पर। अगला प्रश्न है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? तो लोहे का जो कील होता है पारे पर तैरता है क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है पारे की तुलना में कम होता है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम होता है। अगला प्रश्न है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी से के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है जब कोई जहाज नदी सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। अगला प्रश्न है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, ठीक है, लवणीय होता है। अगला प्रश्न है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। अगला प्रश्न है समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? आइसबर्ग मतलब बर्फ का टुकड़ा, तो 1/10 भाग ऊपर होता है जबकि 9/10 भाग पानी के अंदर होता है। अगला प्रश्न है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा, पानी जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? 100 डिग्री पर पानी का घनत्व बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए शरीर जो है, बॉडी जो है डूब जाएगा। दोस्तों इस तरह अपेक्षित घनत्व क्या होता है हम लोग जान चुके हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग देख लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।